अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जाता है। मगर ये जो आप कहते हैं फ्री की योजना, ये गलत शब्द है और मैं इसको सच बोलूं तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आप अदानी को फ्री नहीं बोलते और जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कहते हैं फ्री, क्योंकि ये एंटी नेशनल का। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिजोरी ही ले आए। तिजोरी को अंग्रेजी में सेफ कहते हैं। बीजेपी का नारा है एक हैं तो सेफ हैं। कांग्रेस ने इस सेफ यानी सुरक्षा को तिजोरी वाली सेफ से जोड़ दिया तो बीजेपी भी तिजोरी का अपना ही पोस्टर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई। पत्रकारों के सामने राहुल गांधी ने तिजोरी खोली और दो पोस्टर उसमें से निकाले। एक पोस्टर पर धारावी का नक्शा और दूसरे पर अदानी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। इन दो पोस्टरों के सहारे राहुल गांधी कहने लगे कि एक तरफ अदानी खड़े हैं जिनका निशाना धारावी पर है, महाराष्ट्र का जो धन है उस पर है, इनका लक्ष्य मुंबई को बदलना है। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा भी एक पोस्टर लेकर आए और सेफ का अपना मतलब समझाया। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने सेफ का मतलब ठीक समझा है, हम उसी सेफ से सुरक्षा चाहते हैं, बचाना चाहते हैं ताकि लूट ना हो। 23 नवंबर को जब तिजोरी खुलेगी तब कांग्रेस जीरो हो जाएगी। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा, परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है। ये गलती उस खानदान की है जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है, जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। ये सब तिजोरी के अंदर इसके धनराशि बंद है। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद, और मां बेटे एक्यूज्ड नंबर 1 और एक्यूज्ड नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। संबित पात्रा पोस्टर लेकर दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर बाहर है, लेकिन बेल पर बाहर होना अपराधी होना तो नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता जिस मामले में खारिज हुई थी,
बीजेपी कितनी उत्साहित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उस पूरे मामले को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, कितनी बार दोहराएं। संजय सिंह की जमानत के समय सरकार अपना बचाव करने की हालत में नहीं थी। संबित पात्रा यह सब नहीं बताना चाहेंगे। हेमंत सोरेन को बेल देते समय कोर्ट ने क्या कहा, संबित पात्रा नहीं बताएंगे। दरअसल बेल देते समय कोर्ट ने कई बार कहा है, कई मामलों में कमजोर सबूत हैं, अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है, फर्जी तरीके से फंसाया गया है। यह सब हुआ है पिछले 10 साल में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। इतना सब होने के बाद भी संबित पात्रा बेल पर बाहर होने को इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे सजा मिल गई हो। ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर है, और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। संबित पात्रा को देख लेना चाहिए कि मोदी सरकार के दौर में किस किस आधार पर राजनीतिक विरोधियों को जेल भेजा गया, उन्हें टारगेट किया गया, और उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। यह भी देख लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद कितने लोग उनकी पार्टी में चले आए और कितने लोग उनकी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। नवाब मलिक का उदाहरण सामने है। वैसे तो कर्नाटका बीजेपी के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा भी जमानत पर बाहर है। संबित पात्रा से किसी ने यह नहीं पूछा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी के टिकट पर जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी कभी अभियान चलाया करती थी। मधु कोड़ा की तस्वीर बीजेपी के मंच पर नजर आई। उन्हें तो भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट से सजा हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, वरना मधु कोड़ा भी इस चुनाव में उम्मीदवार बन गए होते। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि जगन्नाथपुर में मधु कोड़ा बीजेपी के दफ्तर में ही बैठकर पत्नी का चुनाव संभाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर नजर रखते हैं। संबित पात्रा को लगता है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को हंसने का मौका मिलता है। वो इसलिए लगता है कि कोई बीजेपी से इन बातों को लेकर अब सवाल नहीं पूछता है। और आप सबने देखा कि आज सुबह हम सब के चहेते राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं चहेते इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मौका तो मिलता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मगर हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पूरे भारतवर्ष में लोगों को हंसने का, मजाक बनाने का और खिलखिलाने का मौका मिलता है। इसलिए जो लोग दुखी भी होते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के पश्चात कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आज का दिन हंसने का हमें एक मौका मिला है। लगता है बीजेपी को हमेशा हमेशा के लिए इस बात का भरोसा हो चुका है कि वह कुछ भी कहेगी, कोई भी इस तरह से उसके तथ्यों की जांच नहीं करेगा। मधु कोड़ा का पोस्टर लेकर संबित पात्रा को अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुंबई में और उसके बाद रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकार वार्ता नहीं की। 10 साल से अधिक समय हो गए, लेकिन देश ने प्रधानमंत्री की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जहां पत्रकार खुलकर सवाल पूछ रहे हों। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में किए गए वादों को भी दोहराया। राहुल ने कहा कि अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में आ जाए, जबकि इस जमीन की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ की है। इतनी कीमती जमीन पर सबकी निगाहें हैं कि 2005 से धारावी में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है, रीडेवलपमेंट के नाम पे अगर हम बात करें तो अब जो योजना वहाँ चल रही है, आप चूंकि कह रहे हैं कि बिलियनियर को लखपति बनाने की कोशिश है, 1 लाख करोड़ का उनका टारगेट है, तो 2005 से अब तक जो विकास नहीं हुआ है, अब अगर शुरू हुआ है उसमें आपको कमियां नजर आती हैं, और आप सरकार आने पे बदलने की बात भी की है महाविकास आघाड़ी ने। नहीं, विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट, हाँ रीडेवलपमेंट, हाँ, तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं किया जाएगा, 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे, फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो ज़मीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी ज़मीन है, वो उस पर सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो
काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज़ हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land, and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे, जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा, और टोटल इसकी जो वैल्यू है महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। धारावी का मुद्दा मुंबई में तो रांची में राहुल गांधी ने जंगल और जमीन का मसला उठाया और कहा कि उद्योगपतियों को जमीन अनाप शनाप तरीके से दी जा रही है। राहुल ने कहा कि उनके भारत की कल्पना में अदानी और अंबानी की भी जगह है, लेकिन चोरी करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। राहुल जी, पीएम और अडानी के रिश्ते को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं। आज एक पोस्टर के जरिए भी मुंबई में आपने बातें रखी है, यहां भी आपने बातें रखी है। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर आ गई है। बीजेपी ने कहा है कि अभी हाल ही में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने करोड़ों रुपए के निवेश करवाए अडानी से। इससे पहले तमाम दूसरे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां भी निवेश होते रहे। 1993 में चिमन भाई पटेल की सरकार के समय 10 रुपए स्क्वायर मीटर की दर से मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन दी गई। तो जब खुद आपके मुख्यमंत्री आपके शासित राज्यों में अडानी से आप सहयोग ले रहे हैं, तो फिर ये सवाल आप बार बार क्यों उठाते हैं? मैं बताता हूँ, ये आपका अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस, ठीक है? ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। मुंबई एयरपोर्ट जिसका था, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी का प्रेशर लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, उसको डराकर धमकाकर उससे एयरपोर्ट छीनकर अदानी को दिया जाता है। हिंदुस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस को कहा जाता है कि तुम टेंडर नहीं करोगे, उनको परे कर दिया जाता है। ये लोग आते हैं हमारे पास, हमें बताते हैं, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट्स दे दिए। धारावी 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई का नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, अक्वायर कर रहे हो। धारावी के लोगों से पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के डरा के निकाल रहे हो। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये चोरी है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलए को, अदानी जी कहते हैं, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था,
उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ है। लोगों ने एमएलए चुने हैं। आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का यही मतलब है। इसके खिलाफ है। राहुल गांधी ने मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इससे महाराष्ट्र के नौजवानों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता। 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट था, यह आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रश प्रोजेक्ट, 6000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता। 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते। 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंसेस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20,600 युवाओं को रोजगार मिलता, यह आपसे छीन लिया गया है। बल्क ड्रग पार्क, 80,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 90,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। टोटल 5 लाख युवाओं के जो जॉब्स हैं वो आपसे छीने गए हैं। महाराष्ट्र के युवाओं, आप इस बात को समझिए, धारावी की जमीन छीनी जा रही है। मोदी जी सामने बोल रहे हैं, एक हैं तो सेफ हैं, अदानी जी को दी जा रही है। 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपसे छीने गए हैं और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता था, वो आपसे लिया गया है और दूसरे प्रदेशों में गया है। महाराष्ट्र के युवाओं, आप ये बात समझिए, आपसे आपकी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार रोजगार चोरी कर रही है। झारखंड में 81 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए। महाविकास अघाड़ी विपक्ष के गठबंधन का नाम है। इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 102 सीटों पर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 96 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एनसीपी शरद पवार की पार्टी 87 सीटों पर। सत्ताधारी दल को महायुति कहते हैं। इसके गठबंधन में बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 152 सीटों पर। बीजेपी की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार की एनसीपी 52 सीटों पर लड़ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के लिए जरूरी होगा बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के लिए जरूरी होगा कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। मतदान 20 नवंबर को है महाराष्ट्र में और झारखंड के दूसरे चरण के लिए, और वोटों की गिनती दोनों राज्यों में 23 नवंबर को होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।